गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। अब वक्त हो चला हेडलाइंस के बाद कि आपको 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 खबरों से हम वाकिफ करा। टाइम्स नाउ भारत वीडियो के एग्जिट पोल में यूपी में एक बार फिर योगी सरकार को बहुमत मिल रहा है। बीजेपी को इस बार 225 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 151 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 14 और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिलने की उम्मीद। टाइम्स नाउ भारत वीडियो के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 37 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 31 सीटें मिलने की उम्मीद है। इधर आम आदमी पार्टी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में आपको 70 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 22 सीटें मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में गोवा में किसी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि गोवा में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। यूपी में 7वें चरण के लिए करीब 54% मतदान हुआ है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई और मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च को सभी 5 राज्यों में एक साथ नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक बार फिर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारतीयों और दूसरे नागरिकों की सुरक्षा की मांग को दोहराया है। साथ ही भारत ने कहा कि दोनों पक्षों से बार बार अपील के बाद भी सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं मिला। जंग के बीच रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने तीसरे दौर की वार्ता की है। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, तो वहीं रूस के प्रतिनिधि ने इसे उम्मीदों के विपरीत बताया। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री 10 मार्च को तुर्की के अंताल्या में मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के जितोमीर और चेर्निहिव में रूस ने ताजा हमले किए हैं। रूस की ओर से जितोमीर और चेर्निहिव में ऑयल प्लांट पर मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद वहां का आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं कैसे प्लांट जल रहा है। धुएं का गुबार भी साफ दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर दी है। चीन की सरकारी मीडिया CGTN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस की इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्क शामिल हैं। रूस से तनाव के बीच पोलैंड के प्रेज़िमिल्स में मौजूद यूक्रेनी सांस्कृतिक केंद्र को शरणार्थियों के लिए खोल दिया गया है। ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि यहां शरणार्थी आराम से रह सके। इस केंद्र में शरणार्थियों के लिए अस्थायी बिस्तर और कुर्सियां लगाई गई हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। आज 2 विशेष फ्लाइट्स सुसेवा से उड़ान भरेंगी। इससे पहले सोमवार को भी 1500 लोग भारत लौटे थे। वहीं खार्किव से आए छात्रों ने बताया कि वहां से निकलना काफी मुश्किल भरा था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए 28 पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं पीएम गुजरात के कक्ष में महिला तपस्वियों की एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज लखनऊ में कांग्रेस का महिला मार्च निकलेगा। प्रियंका गांधी की अगुवाई में महिला मार्च निकाला जाएगा। मार्च में प्रदेश की कांग्रेस की 159 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। झारखंड के चतरा में एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा आंदोलन सोमवार को उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। हिंसक झड़प में 8 वाहन भी जल गए। बिहार के गोपालगंज में एक बाप ने अपनी ही बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, जो उसके पिता को मंजूर नहीं था। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। सीएनजी के दामों में दिल्ली में 50 पैसे तो नोएडा, गाजियाबाद में 1 रुपए का इजाफा किया गया है। लंदन की एक हाई राइज इमारत में आग लग गई है। आग लंदन के व्हाइट चैपल इलाके की एक इमारत में लगी। दमकल विभाग ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पर पाया। आग हाई राइज बिल्डिंग के 17वें फ्लोर पर लगी थी। सूडान की राजधानी खार्तूम में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ कई महीनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को हुए प्रदर्शन पर सेना ने आंसू गैस के गोले दागे। बीते साल अक्टूबर में सूडान में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं।
हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली यमन के दौरे पर हैं। यमन में एंजेलिना युद्ध से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। एंजेलिना ऐसे परिवारों के लिए फंड इकट्ठा करेगी। जोली शरणार्थी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत भी हैं। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर आज 2000 टन अनाज की खेप भेजेगा। भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए 4000 टन गेहूं भेजा जा चुका है। मार्च के आखिर तक 10,000 टन अनाज और भेजा जाएगा। 14 और 20 मार्च को पाकिस्तान सीमा होते हुए करीब 2,000 टन गेहूं और भेजा जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट मैच बेंगलुरु में होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है। टीम में ऑलराउंडर अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है, तो वहीं कुलदीप यादव को बिना मैच खिलाए टीम से बाहर कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम को 141 रनों का टारगेट दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 42 गेंद बाकी रहते 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। साल 2005 में आई कॉमेडी फिल्म नो एंट्री काफी सुपरहिट थी। तब से ही फैंस इसके सीक्वल के इंतजार में थे। सीक्वल नो एंट्री में एंट्री का लेकर प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि फिल्म के रिलीज होने पर थिएटर में भारी भीड़ होगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया है कि विवेक के मुताबिक फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने कपिल की टीम को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने उन लोगों को बुलाने से मना कर दिया। फेमस सिंगर और बिग बॉस ओटीटी फेम मिलिंद गावा जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबरों के मुताबिक दोनों की शादी अप्रैल में दिल्ली में प्लान है। और एग्जिट पोल को लेकर तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, तमाम आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो यूक्रेन से आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि माइकोलीव में रूस और यूक्रेन की सेना की डायरेक्ट फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों देशों की फौज बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग के मैदान से एक तस्वीर आई है जो ये दिखाती है कि रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की जंग में मुब्तला है। इलाका माइकोलीव है जहां से जंग की तस्वीरें आई हैं। Да куда он? Есть. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माइकोलीव यूक्रेन का एक इलाका है जहां पर रशियन और यूक्रेन आर्मी आमने सामने है। फायर एक्सचेंज हो रहे थे। तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से दोनों देशों के सैनिक ओट लेकर दीवार के खड़े हैं और वहां से गोलियों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। शेलिंग की आवाज साफ साफ आ रही है। तो 13वां दिन है रूस यूक्रेन जंग का, लेकिन अभी भी जो युद्ध के हालात हैं लगातार खराब हैं। जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। माइकोलीव से जो तस्वीरें आई वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि यूक्रेन और रशियन फोर्सेस आमने सामने जंग में है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुनिए, गोलियों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। Да куда он? Есть. Там рядом еще что-то. Есть. 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 Да куда он? रूस यूक्रेन युद्ध का 13वां दिन है और इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयानक और डराने वाली हैं। माइकोलीव यूक्रेन के पास का एक इलाका है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की जंग में शामिल हैं। फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर यूक्रेन से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। वॉर जोन से लगातार मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच जो तस्वीरें आई हैं वो माइकोलीव की हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं। इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक नया वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कीव में मौजूद हूं, मैं अपना मुल्क नहीं छोड़कर जा रहा हूं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जेलेंस्की अपना मुल्क छोड़कर पोलैंड में कहीं जाकर छिपे हैं या पड़ोसी मुल्कों के पास उन्होंने शरण ली है। लेकिन इस बीच अब जेलेंस्की ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा है कि मैं छिपा नहीं हूं,
मैं यूक्रेन में हूं, अपनी आर्मी के साथ हूं, अपने लोगों के साथ हूं, अपनी पब्लिक के साथ हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि मैं अभी भी कीव में ही मौजूद हूं, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। मैं छिप कर नहीं बैठा हूं, मैं अपने लोगों के साथ हूं। और अब बात करते टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के एग्जिट पोल की। यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 2 दिन बाद होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एग्जैक्ट रिजल्ट के संकेत सामने आ चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत समेत करीब करीब हर सर्वे में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देश के सबसे बड़े राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये समझने के लिए, आंकड़ों को देखने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या यूपी का सियासी इतिहास बदलने वाला है? क्या यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी तय है? क्या 22 में अखिलेश की वापसी नामुमकिन है? क्या यूपी में बीएसपी युग खत्म हो चुका है? क्या प्रियंका का महिला कार्ड फेल हो गया है? यूपी में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद कुछ ऐसे ही सवाल हर किसी के जहन में हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों से भी इन सवालों को बल मिला है, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के एग्जिट पोल से निकले रुझान एक तरफ बीजेपी के दावे पर मुहर लगाते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये अनुमान समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को झटका देने वाले हैं। हमारे एग्जिट पोल में यूपी की 403 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 225, एसपी गठजोड़ को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। पिछली बार के मुकाबले अब की बार बीजेपी की सीटों में कमी का अनुमान है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 10 मार्च के नतीजे अनुमान से भी बेहतर होंगे। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दावा तो अखिलेश यादव भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कर रहे हैं, लेकिन दावे हैं, दावों का क्या? अखिलेश प्रचार के दौरान 403 में से 400 सीटें जीतने का दावा भी कर चुके हैं। पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। हम आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी में पश्चिम से पूरब तक एक एक रीजन का एग्जिट पोल दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की, जहां किसान आंदोलन की वजह से इस बार बीजेपी को बड़े नुकसान की आशंका थी, लेकिन टाइम्स नाउ का अनुमान इस आशंका से उलट है। यहाँ 97 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी को 50, एसपी को 41, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 3 और अन्य को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि जाटलैंड की पार्टी और अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। अब बात बुंदेलखंड की, जहां 19 सीटें हैं। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 11, एसपी को 6, बीएसपी को सिर्फ 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। रुहेलखंड में विधानसभा की 52 सीटें हैं। यहाँ हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 32, समाजवादी पार्टी को उससे आधी यानी 16, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने के आसार हैं। सेंट्रल यूपी की बात करें तो इस इलाके में 35 सीटें आती हैं और यहाँ भी बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। सेंट्रल यूपी में बीजेपी को इस बार 20, एसपी को 13, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को भी महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी का अवध क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद यूपी का ये पहला चुनाव है
ऐसे में अवध पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंडराम अवध में 98 सीटें आती हैं। यहाँ अब की बार बीजेपी को 62, अखिलेश को 32, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के आसार हैं। 1 सीट अन्य के भी खाते में जा सकती है। सबसे अंत में पूर्वांचल की बात, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आखिर के 2 फेज में इस इलाके में वोटिंग हुई। पूर्वांचल में 102 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ इस बार मुकाबला कांटे का था। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 50 और एसपी को 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी को 6 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाती दिख रही हैं। एग्जैक्ट नतीजे एग्जिट पोल के कितने करीब होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी का पलड़ा बाकी सब पर भारी है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 241, एसपी को 150, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 2 और अन्य को 4 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं मैट्रिक्स के अनुमानों की माने तो बीजेपी को 265, एसपी को 122, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 5 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 235, एसपी को 156, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट माय इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 307, एसपी को सिर्फ 86, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। टुडे चाणक्य में बीजेपी को 294, एसपी को 105, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीट दिया है। इन तमाम पोल्स के औसत की बात करें तो बीजेपी को 257, एसपी को 131, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 4 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। अगर ये अनुमान नतीजे में बदले तो बीजेपी 35 साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी का कारनामा दोहरा सकती है। बहरहाल अब हर किसी को 10 मार्च का इंतजार है, जब यूपी की रियल पिक्चर सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात पंजाब की करते हैं। पहले दिल्ली पर कब्जा, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। पंजाब विधानसभा चुनाव पर टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के जो सटीक एग्जिट पोल आया है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो जोर का झटका लगने वाला है, तो बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों का सुपड़ा भी साफ होता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के सटीक एग्जिट पोल पर दूसरी एजेंसियां भी करीब करीब मुहर लगाती दिख रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चन्नी एक बड़े बहुमत के साथ पार्टी को जिता सकते हैं, ये एग्जिट पोल कहता है। अकाली दल की भी जो सपने थे वो अब लगता है टूटने वाले हैं। साथ ही साथ भगवंत मान के बारे में ये भी कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी को कितना फायदा होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि सिद्धू भी अपनी सीट से चुनाव हार सकते हैं। अब चमकौर साहिब से सीएम चन्नी 2 जगहों से लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों ही जगहों से वो जीतेंगे। चन्नी पर जो कांग्रेस ने दाव खेला है, एग्जिट पोल ये कहता है कि वो अब कामयाब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लीड करती दिख रही है एग्जिट पोल में। और दिल्ली के बाद एक बार फिर से बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देगी? क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल था करीब करीब उसे ही वहां पर पेश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है। भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बना दिया है। इसके बाद अब जो वहां से जो डेटा, जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल कहता है कि इस बार मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना ले और अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी दे दे। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी और क्या अकाली दल बीएसपी के साथ गठबंधन में आकर जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या वो काम कर पाएगी? साथ ही साथ अमरिंदर सिंह ने जब एक नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे थे पंजाब में, तो बड़ा सवाल ये, क्या अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी के साथ कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बना सकती है। सूबे की जो 3 बड़ी पार्टियां थीं उनमें सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्या वो अपनी गवर्नमेंट को रिपीट करने वाले हैं? और अकाली दल जब बीजेपी से अलग हुआ तो उसके बाद से क्या रहेगा उसका ग्राफ?
किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, ये देखने वाली बात होगी। और आइए अब आपको उत्तराखंड और गोवा के एग्जिट पोल के मायने भी समझा देते हैं। क्या इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी की वापसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए यह रिपोर्ट देखिए आप। क्या उत्तराखंड में फिर बनेगी धामी सरकार? क्या रावत की उम्मीदों को फिर लगेगा झटका? गोवा में फिर खेलेगा कमल या सत्ता पर पंजे का कब्जा? उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले युवा चेहरे की ताजपोशी का दांव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कम से कम एग्जिट पोल के अनुमान तो यही बयां कर रहे हैं। इस पहाड़ी सूबे में टाइम्स नौ नवभारत मीटों के एग्जिट पोल की क्लियर पिक्चर से पहले आपको रीजन वाइज अनुमान बताते हैं। 70 सीटों वाले उत्तराखंड की 19 सीटें गढ़वाल रीजन में आती हैं। यहाँ बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल है। गढ़वाल के बाद कुमाऊं की जहां 14 सीटें हैं, यहां कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कहीं आगे निकलती दिख रही है। बीजेपी को कुमाऊं की 8 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 5 और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा इलाका टिहरी का है। टिहरी में 37 सीटें और इस इलाके में बीजेपी पिछड़ सकती है। टाइम्स नौ नवभारत के एग्जिट पोल के मुताबिक टिहरी में बीजेपी को 15 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिल सकती हैं। इस इलाके में 1 सीट अन्य की झोली में भी जा सकती है। अब आपको पोल ऑफ पोल्स का कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो टाइम्स नौ नवभारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को 37, कांग्रेस को 31, आपको 1 और अन्य को 1 सीट मिलने के आसार हैं। जबकि सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 29, कांग्रेस को 35, आपको 2 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। सीएनएक्स की माने तो बीजेपी को 38, कांग्रेस को 26, आपको 1 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 41, कांग्रेस को 25, आपको 1 और अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। टुडेज चाणक्य के सर्वे में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 24, आपको 0 और अन्य को 4 सीटें मिलती दिख रही है। इस पोल्स के औसत की बात करें तो बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28, आपको 1 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी के आसार हैं और अगर ऐसा हुआ तो 22 साल के उत्तराखंड का इतिहास बदल जाएगा। सीएम धामी ने भी रुझानों के मुताबिक ही नतीजे आने का दावा किया। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, इसको लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों पर और उनके द्वारा जो उत्तराखंड के कोने कोने तक हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पहुँचाई गई हैं, हर प्रकार का विकास पहुँचाया गया है और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार हर क्षेत्र में काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी। उत्तराखंड के बाद बात गोवा की, जहां बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। टाइम्स नौ नवभारत के सर्वे में गोवा की 40 सीटों में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 16, आपको 4 और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। तो सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को 19, कांग्रेस को 14, आपको 1 और अन्य को 6 सीटें मिलने के आसार हैं। ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 22, आपको 1 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 16, कांग्रेस को 18 और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। डिजाइन बॉक्स के सर्वे में बीजेपी को 16, कांग्रेस गठबंधन को 17, आपको 1 और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 15, कांग्रेस को 17, आपको 1 और अन्य की झोली में 6 सीटें जा सकती हैं। हालांकि सीएम प्रमोद सावंत का दावा है कि इस बार बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है। ग्राउंड रियलिटी जो कुछ यानी इलेक्शन कैंपेन के वक्त और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है। गोवा का सियासी गणित बाकी राज्यों से अलग है। ऐसे में इस बार भी यहाँ त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। यहाँ बहुमत का नंबर
नवंबर 21 है, ऐसे में 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि इस जादुई आंकड़े तक कौन पहुंचता है और कौन पिछड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, यहां खबरें लगातार जारी।